This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जुनैद गुल विद द प्रोग्राम इन फोकस। पाकिस्तान की जो मईशत है वो एक ऐसे क्रूशल जगह पे खड़ी हुई है इस वक्त जिस पे कि पूरी दुनिया की नज़र है और हम भी खुद इसको इस तरह देख रहे हैं कि इट्स मेक और ब्रेक सिचुएशन राइट नाउ। हम यहाँ से ग्रो भी कर सकते हैं, यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान 19-20 करोड़ लोगों की एक मुमलिकत है जिसमें कि 19-20 करोड़ बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते हैं, जो कि हमको छठा मुल्क, दुनिया का बड़ा मुल्क बना देता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारा जो जीडीपी है वो अराउंड $250 बिलियन US है और हमारी जो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा जो है वो अराउंड $1427 बनती है, जो कि हमें दुनिया का 133वां मुल्क बनाती है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, जो कि एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। हमको आई थिंक इससे बहुत बेहतर होना चाहिए था, मगर हम काफ़ी नीचे हैं अगर हम उसको उस सूरत हाल में देखें। अगर हमारे सिचुएशन को देखा जाए, बगौर जायज़े लिया जाए तो 2-3 एरियाज़ ऐसे हैं जो कि हमको ग्रो करने से रोके हुए हैं, जो कि हमारा ओवरऑल एक डेट का जो एक कर्जाजात का जो वो है सिलसिला वो बड़ा ऊपर जा रहा है। उसके बाद हमारे टैक्स का जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही से काम नहीं कर पा रहा और हमारे टैक्सेशन का जो नेट है वो बहुत कम है। फिर हम जो है पावर जनरेशन, जो कि किसी भी मईशत का जो एक बैकबोन होता है, उस पर हम बहुत पीछे हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है तारुफ कराने की, सब जानते हैं माशाल्लाह, यू आर सीनियर सीजन्ड इकोनॉमिस्ट ऑफ द कंट्री। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इकोनॉमी को 2-3 मिनट में, अगर एक वन लाइनर या 2-3 मिनट में पाकिस्तान की मईशत को अगर डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन करंट सिनेरियो? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, उससे आगे बढ़ लेते हैं। जी, पहली तो ये कि हमारा ये जो 3 साल हो गए इस हुकूमत को, ये तीसरा साल है, इसकी जो एवरेज ग्रोथ है जीडीपी की वो पिछले 50 सालों की औसत से कम है। 50 से कम है और हम कह रहे हैं हमारी शानदार कामयाबी, मगर अब ये फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। इनके 2.5 साल जो दौर गुजरा है इसमें कोई 4,500 अरब रुपए के कर्जे हमारे बढ़ गए इस दौर में, इनके 2.5 साल में, 2.5-3 साल में, 2.5 साल में। जी, 2.5 साल। बरामदात जो हमारी हैं वो 2011 से नीचे हैं, वो तो बहुत नीचे फ़र्क आया 2011 से जी। हमारे जो 2 साल गुजरे हैं, इस ये अब तीसरा चल रहा है, इन दोनों सालों में हमने जो टैक्सों का हदफ रखा था वो हासिल नहीं हुआ, हालांकि हम मिनी बजट लाए। राइट, और 2-3 मिनी बजट आ चुके हैं, एक भी नहीं, मतलब काफ़ी हर उसके बावजूद जो है मेरे ख्याल से कोई जो है 400 अरब के करीब शॉर्टफॉल हमारी हो गई। ओके, हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो कोई जो है वो $10 अरब के बढ़ गए। $10 अरब। ओके। तिजारती खसारा जो पिछले साल 30 जून 15 का पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा, हालांकि रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आई और तेल की कीमतों में तारीखी कमी हुई, उसका फ़ायदा हम मईशत को नहीं दे सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 30 जून 2013 को आया था वो उससे कम ही चल रहा है अभी तक, तमाम दावों के बावजूद। तो इस तरीके से अगर आप देखें, NFC अवार्ड जो था वो नाकाम हो गया, इसलिए कि सूबों ने अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ाई और एक गठजोड़ करके एक तरफ सूबे मरकज़ को गाली देते हैं इस्तेहसाल हो गया, दूसरी तरफ 2014 में चारों सूबों ने 143 अरब का पैसा सरप्लस डिक्लेयर कर दिया और उसको खर्च नहीं कर सके। एग्जैक्टली नहीं किया, नहीं अरेंजमेंट के तहत नहीं किया। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा था कि आपने जो पैसा वापस दिया था हमें NFC अवार्ड में वो तो इस्तेमाल नहीं किया, अमलन वो वापस हो गया सरप्लस बजट। बिल्कुल। फिर भी कहते हैं आप इस्तेहसाल कर रहे हैं, तो जो मिला था वो तो खर्च नहीं किया। इसका मतलब एक गठजोड़ है और ये सब मिलकर एक फैसला कर चुके हैं कि टैक्स नहीं लगाना, बिजली के नर्ख बढ़ाने, पेट्रोल का फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचाना, गैस के नर्ख बढ़ाने, कौमी असासे भेजने, इस पर एक इत्तफाक़ राय है मेरे ख्याल से। इत्तफाक़ राय अगर आप जब कहते हो सारे प्रोविंसेस के जितने भी जो उसके हुक्मरान हैं हर प्रोविंस का, वो सब इस पर इत्तफाक़ करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, जाके सामने आके चाहे बेशक वो इतना सपोर्ट नहीं करते, बट सुनने में आम फहम यही आता है कि पीछे जो है सब एक पेज के ऊपर है और कहते हैं कि ठीक है PI को भी प्राइवेटाइज होना चाहिए और सारे कौमी असासों को प्राइवेटाइज होना चाहिए। मतलब सामने सिर्फ दिखाने का है और ये पीछे सारे एक ही हैं और सारे इसमें KP के PTI गवर्नमेंट सब शामिल है इसके अंदर। जी,
क्योंकि हमको ये नजर ये आता है कि पीटीआई जो है वो काफी अपोजिशन स्ट्रांग देती है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सामने टीवी पे आके टीवी पे आके नजर आता है, मगर असल में अभी मैं बड़ा हैरान हुआ था। वैसे आई थिंक आपकी जो हंसी है बिल्कुल वो $1 मिलियन सही है, क्योंकि अभी LNG का जो अभी हुआ है मुआहिदा, इस पे दुनिया भर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और अभी तक सबको क्वेश्चन मार्क किया है, बट मैंने अभी किसी को भी पीटीआई के जो लोग हैं आके इस पे एतराज़ करते हुए टीवी पे नहीं देखा जब से डील साइन हुई है। तो मतलब एक प्रॉपर एतराज़ कीजिए ये गलत हुआ है कैसे हुआ है। तो आई थिंक ये तो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि गठजोड़ हो गया है और हम जो इस पर पिस रही है वो आवाम पिसेगी। एक और अगर आप इजाज़त दें तो इजाफा कर दूँ, एक इस पर भी गठजोड़ हुआ है कि तालीम के बजट में को तेज़ी से कम करना है। अच्छा, ओके। और 2015 में दो मिसालें तो आपने दे दी ना, वो सही है, बिल्कुल 100% सही है। एक मैं एडिशन कर रहा हूँ कि 2015 में कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 जो थी, जो अप्रूव्ड थी तमाम की, और जिसको इसाक डार ने भी इंडोर्स किया था पावर में आने के बाद, उसके मुकाबले में इस साल चारों सूबों ने 1350 अरब रुपये तालीम में कटौती कर दी। तो ये गठजोड़ है। इवन पीके एज वेल गवर्नमेंट उन्होंने भी, अच्छा मैं चारों सूबों एग्जैक्टली बिल्कुल, तो वो भी, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर पंजाब मुसीबत में आ जाता कि जी उसने तो तालीम का मैं पूरा खर्च कर दिया। अब वो पंजाब को कहता है जी उसने भी तो तालीम में गिराया, तो वो कहता है जी आपने गिराया तो आपने भी तो टैक्स नहीं वसूल किए, आपने भी तो एग्रीकल्चर पे नहीं लगा, क्योंकि डार ने कह दिया था कि जी हम तो नहीं लगाएंगे टैक्स एग्रीकल्चर पे, हमारे तो एजेंडे में है, हम नहीं लगाएंगे। क्यों कह केपी नहीं लगा रहा, वाह वाह, तो गठजोड़ तो और किसे नजर आ गया। ठीक है ना सर, बड़ी जो आप बता रहे सिचुएशन, मतलब हमारी जो पाकिस्तान आर्मी ज़र्ब अज़ब जो चल रहा है, अगर हम एक पॉजिटिव साइड में बड़ी ढूंढ के निकाल के लाया था कि जो पाकिस्तान का सालाना जो एक नुकसान था बिकॉज ऑफ टेररिज्म, वो बनता है $10.5 बिलियन सालाना, एक 10 साल का एवरेज अगर निकाले तो, और वो इस ज़र्ब अज़ब जो 2-2.5 साल से शुरू हुई है उसकी वजह से वो कम होकर $4.5 बिलियन रह गया है। तो इस इकोनॉमिक, इसका भी डायरेक्ट फ़ायदा मईशत को ही है, बट इसके बावजूद हम इतनी गलत और इस पैराए पे खड़े हुए, ये तो बड़ी, मतलब इधर एक आर्मी हमारी इतना अच्छा काम कर रही है और इकोनॉमिकली हम नीचे चले जा रहे हैं, फिर भी इन्होंने जो एक नुकसान था उसको पूरा करने के लिए अपना काम कर दिया। बाकी काम तो हुकूमत का है ना, सिविलियन के, वो कैसे उसको करें। नहीं तो आप पेंडोरास बॉक्स मेरे साथ खोलना चाह रहे हैं ना जी। देखिए पहले तो आपने खुद ही सही फिगर दे दी, क्योंकि हमारे लॉसेज $115 अरब बिल्कुल, उसको सालाना कर ले तो आप, लेकिन अब ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब जो है उसके अभी लॉसेज तो इस साल के अभी आए नहीं है ना, अभी तो आए नहीं है ना। देखिए ये जो फिगर लास्ट एसेस हुई थी वो हुई थी अप्रैल में 2015 में, तो अब तो 2000 अप्रैल आ रहा है, तो एक साल के तो एसेस नहीं हुए अभी, फिगर्स नहीं आई हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आएंगे ना आपका, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि जो जनरल, जो हमारे कमांडर इन चीफ ने कहा था, वो ये कहा था कि अब फोकस होगा जो टेरर फाइनेंसिंग पर, वो एग्जैक्टली जो मेन, शुरू नहीं हुआ, मेन एरिया नहीं वो शुरू नहीं हुआ, इसलिए कि जो फिगर्स आई हैं वो ये आई हैं कि हमारे पास $20 अरब की स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर्स पर। ओके, $20 अरब। हमारे अंडर इन्वाइसिंग हो रही है $30 बिलियन की हुंडी हवाला और अंडर इन्वाइसिंग। तो ये पैसा टेरर फाइनेंसिंग में जा रहा है। तो जब आपकी पूरी पॉलिसीज़, जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था, उसमें एक्सट्रीमिज़म को ताकत का इस्तेमाल था और आइन को तब्दील करके अदालतें भी बनाई गई, मिलिट्री कोर्ट्स, वो बहरहाल मेरे ख्याल में मकसद हासिल नहीं हुआ। लेकिन जो शहीद हुए हमारे फौजी और सिविलियन और जो कर रहे हैं, उसके बाद जो फ़ायदा आना चाहता है वो इसलिए नहीं हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान में वो एक्शंस जो कि फाइनेंशियल टेररिज्म से हैं वो उसका पार्ट नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल से वो पार्ट बनना चाहिए। आई थिंक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान आर्मी क्या इतना डोमेन इतना ब्रॉड है कि क्या वो फाइनेंशियल टेररिज्म को टैप करने के लिए पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं, ये तो मैं अर्ज कर दूँ ना, देखिए इस पर मैं तो बहुत माइन्यूटली इसको देखता रहा हूँ। ये तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तमाम लीडरशिप थी, मौजूद थी, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा किया, मुत्तफ़िक़ा फैसला था ना। उसमें अगर ये आ जाता कि जनाब हम तो वहाँ जाके, देखिए कहना आसान है, शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौज जो कुछ जो कर रहे हैं वो खौफनाक कर रहे हैं। तो जब इतनी खौफनाक चीज़ वो कर सकते हैं, लोग शहीद हो सकते हैं, और उसके बदले में हमारे स्कूल में बच्चे शहीद हुए, तो फिर कोई होली काव नहीं है। तो वहाँ ये इंसिस्ट होना चाहिए था कि जी आपके जो है हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है, काले धन को सफ़ेद होने से रोकना है। देखिए टेरर फाइनेंसिंग में काला धन जा रहा है, तो काले धन को सफ़ेद होने से रोकना मेरे हिसाब से इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि ताकत का इस्तेमाल। तो जब शहीद हो सकते हैं तो ये काले धन वाले को हम शहीद तो नहीं कर रहे, हम तो उनसे कह रहे हैं सफ़ेद टैक्स दे दो। आई थिंक इसमें जो रुकावट है वो सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा रुकावट, पुट देयर फुट डाउन एंड करना है। नहीं, वो कामयाब नहीं होगा ना। देखिए हम फौज जो हम देखिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं,
1:3 के रेशो, सिविलियन उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है। फौजी अपनी वर्दी में शहीद हो रहे हैं, सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो फिर ये काले धन वाले, टैक्स चोरी करने वाले, उसमें कोई सवाल नहीं, इसलिए कि उसका मकसद हासिल नहीं होगा। देखिए आर्मी जो है वो तो रिट बहाल कर देगी ना वहाँ पर, वो भाग गए वो फिर आ जाएंगे। तो आपको आवाम को तैयार करना है कि वो रेजिस्ट करें बाद में। बिल्कुल, इसलिए कि जो अफगानिस्तान ने उनको पनाह दे दी, ये तो आपको भी पता, मुझे भी पता है, तो वो बाद में तो आएंगे ना, या सारी उम्र आपको आर्मी को यहीं रखेंगे, फिर हिंदुस्तान से शरारत करा देगा कोई, है ना। तो हमें इन चीज़ों को सोचना है। राइट सर, अगर हम जब हम इकोनॉमिक रिव्यू पाकिस्तान का कर रहे होते हैं किसी भी मुल्क का, उसमें 3-4 चीज़ें जो नज़र आती है, उसमें से नंबर 1 जो हमारा जो मेजर जो एक जिसको कि हमारी गवर्नमेंट उसको अच्छी तरह पेश करती है, जो कि इतना अच्छा नज़र मुझे तो नहीं आता अपनी आपकी सोर्सेज में, और जितने भी थिंक टैंक्स हैं, जो हमारा जो कर्जा जात का जो बढ़ जाना है इस वक्त, जो हमारा डेट टू GDP रेशो है वो 65% के ऊपर है, जो कि स्टेट बैंक खुद कह रहा है। तो आई थिंक उसकी बिल्कुल, अगर स्टेट बैंक का नंबर ये है तो इतना तो होएगा ही फिर, जबकि जो एक हमारा जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो डेट का जो एक्ट था वो 60% पे उसको लिमिट करता है। सर 2 सवाल से मेरे, एक तो ये कि 60% का नंबर ये हमने कैसे ड्राइव किया, मतलब वाई 60%, इट शुड बी एट 40%, तो 60% अगेन हम 60% तो खुद से अलाउ कर रहे हैं कि आप ले लें इतना, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नंबर है। नंबर 2 जो कर्जा जात जो हम लेते चले जा रहे हैं, इसका कोई चेक एंड बैलेंस या कोई इसका तरीका या कोई होता है कि कैसे उसको करना चाहिए, सही कैसे करें इसको? ये आपने तो खुद ही जवाब दे दिया ना कि जब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी कि वो ये कहता है जी 60% तो हमने फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट में है जी, अगर उससे ज़्यादा आप जाते तो ज़रा पार्लियामेंट में आके हमें बता तो वो तो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आँख बंद करके बैठे हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि 60% था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब निचकारी होती है वो पैसा भी तो आता है ना, उसको तो 60 में ऐड ना करें ना, हम तो उसको भी ऐड कर रहे हैं, हम तो उसको भी ऐड, तो वो करने के बाद आपने जैसे बताया 64% चला गया पहले। मगर एक तो ये परेशानी की बात है, इनको नींद कैसे आती है, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, और कौम को कैसे नींद आती है। दूसरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल कि जो गवर्नमेंट ने आवाम से पैसा लिया है, कौमी बचत स्कीमों से लिया है, मेरा सवाल ये, क्या उस पर सूद हुकूमत अदा कर सकती है? असल रकम को छोड़ दें, वो जो उस पर कैपेबिलिटी है कि नहीं, एग्जैक्टली नहीं, उनके पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही वही आगे पे कर, एग्जैक्टली वो तो नोट छाप के देखिए, आपने कौमी बचत स्कीम में लगा दिया, बहबूद में लगा दिया, पेंशन फंड में लगा दिया, स्पेशल सेविंग में लगा दिया, वो पैसा का जो इंटरेस्ट है जो हुकूमत अदा नहीं कर रही है अपनी आमदनी से, उसको नए नोट छाप के या कर्जे लेके कर रहे हैं, तो असल कब देंगे? असल देने की कैपेसिटी नहीं है ही नहीं कैपेसिटी। तो आप जो कर्जे दे चुके हैं हुकूमत को 12,000-13,000 अरब रुपया है, इस पर तो सूद ही नहीं दे सकते बॉन्ड्स। एक अब रह गया बैरूनी कर्जा, तो बैरूनी कर्जा तो आपका देखिए 2005 में तो 36 अरब डॉलर था, बिल्कुल ठीक है ना, 2008 में कुछ बढ़ा, अब जो ये 25 अरब भी बढ़ा था, उसके बाद से ही जो कुछ तबाही आ रही है, 65 अरब 65 बिलियन US डॉलर्स पे तो बैरूनी कर्जा है हमारा सिर्फ। नहीं, अब तो 70 ही हो गया, 70 ना, पुरानी फिगर है ना, अब तो 70 हो गया। अब ये जब आए थे तो 60 था, तो 10 अरब डॉलर तो बढ़ गया ना, निचकारी भी हुई, सऊदी अरब से पैसा भी मिला, 1.5 बिलियन 3G 4G का भी पैसा आया, और भी आए, कोalition सपोर्ट फंड का भी आया, तो और रेमिटेंसेज आपकी जो है ना इस साल 20 अरब डॉलर की आ गई, फिर आपका कर्जा बढ़ गया, तो उसके बाद रिजर्व तो नहीं बढ़े उसके हिसाब से, तो इसकी पेमेंट कैपेसिटी कहाँ है आपके पास? इन कर्ज़ों को वापस, बैरूनी कर्ज़ों को आप कहाँ से अदा करेंगे, ज़रा मुझे आप बता दीजिए। तो ये जो हर साल 93 के बाद से जितनी हुकूमतें आई, आने के बाद पहला बयान बैंकक्रप्ट है पाकिस्तान, हम लेंगे, 93 में हुआ, 96 में हुआ, 99 में हुआ, 2008 में हुआ, 2013 में हुआ, अब फिर 2019 में ही होगा। जो पॉइंट है, कर्जे हम वापस नहीं कर सकते, तो ये तो एक बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है किसी भी मुल्क के लिए कि हम फिर क्या बेल आउट पैकेज में जाएंगे। ग्रीस वाला हाल खुदा ना करे होगा हमारा, जैसे नाइजीरिया में सब बेल आउट पैकेज मांग रहा है, और जब हम बेल आउट पैकेज मांगेंगे तो ग्रीस या नाइजीरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, हम तो न्यूक्लियर पावर भी हैं, जिसके ऊपर के दुनिया को बड़ा एक प्रॉब्लम है, स्पेशली हमारे जेलसी है, सीधी बात है, जेलसी है, बहुत शदीद जेलसी है। इस्लामी मुल्क कहाँ से आ गई है? तो जब हम लोग अपने कर्जे वापस नहीं कर पाएंगे तो इस पर हमारी इस सॉवरेंटी को और इस पर क्या असर पड़ सकता है? इस पर नहीं, सॉवरेंटी तो है ही नहीं, उस पर तो असर नहीं पड़ेगा। मुझे खतरा ये है कि वही जो आप देखें ना, आपने उनको बता दिया कि जोहरी ताकत है, वो यही कहेंगे बस इसको ख़त्म कर दो। तो देखिए ना, मैं आपको बताऊँ, आप सो क्यों रहे? मैं देखिए, आपने एक तो आपने मुझे यूनान की मिसाल दे दी, ये वो गोरे यूरोपियन मुल्क क्या गोरे हैं, उनको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, उनको जमीन पे जिसको हम कहते हैं धूल चढ़ा दिया, नहीं उसके बाद ठीक है, सही बात है। आप को तो अभी वॉर एंड टेरर लड़ा, इसलिए वो आपको कुछ बोल नहीं रहे जब, लेकिन बेल आउट पैकेज हम आज से नहीं ले रहे हैं, मैंने जब से बेल आउट पैकेज ही है
मुशर्रफ ने भी बेल आउट पैकेज लिया था 2013 में, 2008 में जो आया था आप निकालें वो बेल आउट पैकेज था, जरदारी गवर्नमेंट ने जो लिया था, और इन्होंने 2013 में जो लिया वो बेल आउट पैकेज था। तो बेल आउट पैकेज तो आपको मिल रहा है, आप जंग लड़ रहे हैं अमेरिका की, जब ये ख़त्म हो जाएगी और उनको आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी या ख़त्म नहीं होगी, आप उसमें इतना धंस चुके होंगे कि अमेरिका कहेगा जी हमसे तो कोई ताल्लुक नहीं, हम तो चले गए, आप भुगतें। उस वक्त आपका क्या होगा, वो जो आपने खौफ दिलाया है, मैं ये चाहता हूँ आप उस खौफ को कौम को हर प्रोग्राम में दिलाएं कि भाई 2019 में आप इनको कैसे वापस करेंगे। एग्जैक्टली। और अगर IMF ने नोट छापने पे पाबंदी लगा दी या बैंकों से कर्जा लेने पे पाबंदी लगा दी, तो जो कौमी बचत में, बहबूद में, बेवाओं का उनका पैसा, उन पर तो आप सूद ही नहीं दे सकते। और फिर वो हमारे वही होगा, ग्रीस वाला लाना करेंगे, वही ATMs बंद हो जाएंगे, पैसे नहीं निकलेंगे उसमें से, डरे सारा कुछ वही। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। लेकिन आप देखिए ना, आपने एक पहले की एनालिसिस दी थी कि हमारे पास इतना हम इतना बड़ा मुल्क हैं, छठी आबादी, ये सब, तो उसकी रोशनी में सोचें कि उस वक्त से पहले ये जो आपके पास ताकत है इसको ज़ाय मत करें। मेरा मतलब ये था, वो डराएं ज़रूर, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी आपने जो नक्शा शुरू में खींचा था वो बिल्कुल सही था। उसकी रोशनी में मुझे ये लगता है कि हम उस ख़तरे से निकल सकते हैं अगर निकलना चाहें। लेकिन क्या वो निकलना हम चाहते हैं? क्या उन ताकतवर तबकों को कहना चाहते हैं कि भाई तुम टैक्स दो, करप्शन मत करो? सारा मसला ये है कि ये फ़ैसला आपको कौम को करना है और आपने एजुकेट करना है, बार बार कौम को करना है वो खड़े हों। राइट सर, मगर इससे अगर निकलने के लिए हम आज फैसला करें तो वी हैव टू मेक द राइट डिसीजंस राइट नाउ। बिल्कुल, ठीक है, वो तो हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इसको निकलते निकलते 2-3 साल, अगर आज हम सही चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो 2-3 साल तो लगेंगे नहीं। एक ओके, देयर इज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू इट। बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं ना जी, ये जो देखिए मसलन आज आप ये जो फैसला आप करते हैं ऑपरेशन का, ये बहुत बड़ा फैसला होता है, उसका 10% भी नहीं है। राइट, आपने ये करना है कि भाई कहा कि जी ये काले धन जो सफ़ेद हो रहा है ना आज से स्टॉप हो गया। मेरे हिसाब से कोई 15,000 अरब का है। राइट, 15,000 अरब। अब इसको अगर आपने मज़ीद स्टॉप कर दिया कि जी आज से नहीं हो सकता, कोई जो ये कैश बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, प्राइस बॉन्ड नहीं है, रेमिटेंस जो आ रही है उस पर हम पूछेंगे किसने भेजा, तो आज अगर वो बंद हो गया उसका जो इम्पैक्ट आएगा ना बहुत बड़ा। फिर आपने हर किस्म की आमदनी पे, एग्रीकल्चर पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, सब पे टैक्स लगा दिया। मेरे हिसाब से 1 साल में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डूबेंगे नहीं, किसी के हाथ में हाथ। मतलब हम कर्जे लेंगे डेवलपमेंट के लिए IMF से, खुदा हाफिज। तो मैं आपसे जिस चीज़ पे ज़्यादा मुत्तफ़िक़ हूँ वो ये है कि हमारे पास अल्लाह भी ने सलाहियत दी है, ह्यूमन भी और मटेरियल भी, और हमारे लोगों के पास बेइंतहा दौलत है। नेचुरल रिसोर्सेज भी अल्लाह ने बहुत नेचुरल रिसोर्सेज तो इतने बहुत कम मुल्कों के पास है। वो हमारे पास वो भी कोल भी है, हमारे पास नेचुरल गैस भी है। अब वही LNG पे भी मैं आपसे बात करूँ। LNG तो देखे ना, पहले मैं इस पर एक इजाफा कर दूँ कि हमारे पास जो दौलत है वो अरबों के तेल से ज़्यादा है जब आपको मिलेगी तो। इन टर्म्स ऑफ गैस यूर सेइंग या नहीं, थरगोल का जो देखिए, थरगोल का मुस्लिम लीग उनके मंशूर में क्या था पता है? उसकी लैंग्वेज बताऊं, 1 लाख मेगावाट बिजली 100 साल तक, तो आपके टोटल 15,000 आप आज प्रोड्यूस कर रहे हैं सब मिलू के, तो वो तो थरकोल आपको 1 लाख मेगावाट दे रहा है, तो आप तो नेट एक्सपोर्टर होंगे। फिर कहेंगे LNG। एग्जैक्टली 1 लाख मेगावाट बिजली अगर पैदा होती है थरकोल से, तो आप तो एक्सपोर्टर हैं। बिल्कुल, उससे भी रेवेन्यू मजीद आएगा। फिर तो इसलिए LNG तो वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं बात की विल और एग्जीक्यूशन की बात है, पता नहीं वो क्यों, जबकि जब हम इकोनॉमिक मतलब एक लेमैन की तरह भी अगर देखें सिंपल टर्म्स में, तो जो एक पिक्चर नज़र आती है बड़ी ही ख़तरनाक और मॉन्स्ट्रस पिक्चर नज़र आ रही है कि मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा भी कर दूँ सर कि जो ये आपके पेरिस लोन वगैरह, जो पेरिस ग्रुप के, जो पेरिस क्लब के जो रिस्ट्रक्चर हुए थे, वो भी 2018 में जो है वो दोबारा वो मैच्योर हो जाएंगे। फिर आपकी IMF की पेमेंट जो है 2018 में मैच्योर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद जो आपने बोरोइंग इंटरनली की हुई है वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो ये तो सब मिल मिला के जो आप कह रहे हैं कर्जा वापस करने की सलाहियत ही नहीं रहेगी हमारे अंदर। तो आई थिंक ये सोचने वाली बात है हमारी हुक्मरानों के लिए, और थोड़ा सा मुल्क के लिए सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं और उसको किस तरह से, जैसे आपने बताया कि बहुत हल्का सोल्यूशन, बड़ा जल्दी सोल्यूशन भी इसका हो सकता है कि कैप कर दिया जाए स्मगलिंग को और छोटी छोटी चीज़ों को। इसीलिए मैंने 2018 का तक बताया ना, इसीलिए मैंने कहा 2019 जो है वो परेशानी का साल है। इसीलिए इसी बेसिस पे जिसको आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दूसरा जो एक चीज़ होती है वो होती है हमारी टैक्स। अब टैक्स का जो एक निज़ाम है हमारे मुल्क में, और किसी भी मईशत में टैक्स जो है वो एक्सपेंसेस जो मुल्क के निकालने के लिए सबसे मेन चीज़ है वो टैक्सेशन होती है। अब पाकिस्तान में टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो सिर्फ 10 लाख कहते हैं कि लोग हमारे जो है वो टैक्स पेयर्स हैं। अब वो कितने, अब उसके बारे में सर कुछ बताएं कि एक तो हमने जो स्मगलिंग इन चीज़ों को रोक के हमने अपने पैसे बढ़ा लिए, पर टैक्स का जो सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे, इकोनॉमी पे क्या है? देखिए, हम वसूल करने का जो टारगेट है 3,100 अरब का है इस साल का। 3,100 अरब। राइट।
हमारी जो पोटेंशलिटी है, अल्लाह ताला ने जो हमें दौलत दी है इन फ़र्दों को, हमें और आपको, कौम को और हमारे इदारों को, उसमें 8,000 की वो कैपेसिटी है। इसका मतलब 5,000 अरब रुपया साल हम कम वसूल कर रहे हैं। और वो भी टारगेट पूरा हो जाए तब, अगर 3,000 अरब का जो तो 200 शामिल कर लीजिएगा जी, exactly. 200 का ही शॉर्टफॉल होगा, राइट। तो 5,200 आपके बात मिला के हो गया। ये अगर नहीं होता, साल ब साल इतना नुकसान है, तो क्या बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है ना। अब जो आज आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकालिए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की निकालिए, वही बातें कर रहे हैं कि ये होना चाहिए जो 1993 में थी। क्या है? टैक्स देनदार का दायरा वसी करेंगे, टैक्स जीडीपी का तनासुब बढ़ाएंगे, टैक्स मशीनरी की इस्लाह करेंगे। ये तो 1993 से हर साल कह रहे हैं, चली जा रही है। और हर हुकूमत ने कहा कि तारीखी कामयाबी, इस हुकूमत ने भी कहा टैक्सों में तारीखी कामयाबी। और हम आज, हमारा टैक्स जीडीपी 1995-96 में 14.4 था, exactly. और 2018 में होगा 13। तो 2018 में भी 95 से पीछे, तो कौन सा इनकलाब आने वाला है। सर एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से जाने से पहले टैक्स के बारे में बात कर रहे थे कि टैक्स का जो निज़ाम है पाकिस्तान में, उसकी ख़राबियों की वजह से इकॉनमी में क्या नुकसान पहुंचा है। जी सर, प्लीज़ आप बता रहे थे कि टैक्स का जो है वो टारगेट हमारा 5,000 अरब कम है, तो वो अगर हम उसको भी ऐड कर लें तो मज़ीद इसमें हमारी इकॉनमी को फ़ायदा पहुँच सकता है। नहीं तो फिर ये जो आप मसले गिना रहे थे, हमें डरा रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो ख़त्म हो आप जाएंगे। देखिए मुस्लिम लीग के मंशूर की लैंग्वेज आप बताऊँ, आप हैरान हो जाएंगे। मंशूर में क्या लिखा हुआ है? वो लिखते हैं कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे। ये लिखा। उससे अगला जुमला, हमें ये एहसास है कि ये जो बातें हम कह रहे हैं करने के लिए, जब हम करेंगे तो ताकतवर तबके जो हैं वो कार्टल बनाएंगे, अजारादारी बना के, और आके मुकाबला करेंगे। हम उनसे निमट के दिखाएंगे। इन्होंने क्या काम किया? उनसे शुरू आते ही उनसे चिमट गए, तो निमटने की ज़रूरत ही नहीं। एग्जैक्टली। और उसका 100 में 99% उससे इनराफ कर रहे हैं। जब आप टैक्स एमनेस्टी लाए जी, वो उससे इनराफ थी। फिर एक कमीशन बनाया था, टैक्स रिफॉर्म कमीशन, इसमें पढ़े लिखे लोग थे। उसके जो चेयरमैन जो थे, हाईली रेस्पेक्टेबल पर्सन, वो 4 महीने का था। उन्होंने 16 महीने में रिपोर्ट दी, 250 पेज की, 270 पेज की। बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। वही बातें हैं जो 93 में हुआ करती थी, लेकिन उसके नतीजे में होगा कुछ नहीं। उसमें तो शुरू में ये होना चाहिए था कि भाई हर किस्म की आमदनी पर टैक्स, आपने बात की, दस्तावेजी आपको बनाना है, काले धन को सफ़ेद से रोकना, उसके लिए पहले ये स्टेप है। उसके बाद फूल पत्तियाँ आती। अब वो फूल पत्तियाँ आ गई, वो चीज़ें चली गई। तो टैक्स एमनेस्टी पे जो लोग एतराज़ करते हैं, मैं इसको सिंस गवर्नमेंट से कोई यहाँ पे नहीं है, मैं इसको डिफेंड करने के लिए अगर एक बात पूछूँ आपसे कि एमनेस्टी स्कीम जो है उसको, उसकी वजह से अगर कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं इकोनॉमी की अपने, उसकी जो डायनामिक्स हैं कि सिर्फ एक तबके को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, बट अगर उसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन हो रही है इकोनॉमी की, तो इसमें बुराई क्या है? मतलब पहली चीज़ तो ये है कि 5 करोड़ रुपए जो आदमी डिक्लेयर करेगा जी, उसको उससे आप टैक्स कानून के मुताबिक नहीं लेंगे तो 2.5 करोड़ का लॉस होगा कौमी ख़जाने को। ओके। 5 करोड़ पर 2.5 करोड़। मैंने एक डायरेक्ट सवाल पूछा था कि एक आदमी का नेशनल सेविंग में 5 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, आप उसको ये कह रहे हैं जी आप 1% है ना, तो आप उससे टैक्स क्यों नहीं ले लेते 40%? कौन से कानून के तहत आप 40% टैक्स नहीं लेते उसको नेशनल सेविंग को एक लेटर लिख दे, ये इसके रिटर्न में इसने डिक्लेयर नहीं किया, चोरी का पैसा, इस पर टैक्स भेज दो। तो वो क्यों नहीं किया? पहला सवाल। तो जहाँ हिडन एसेट होते हैं ना, उसके लिए होता है, डिक्लेयर्ड एसेट्स के लिए नहीं। जो डिक्लेयर्ड नहीं, जो नोन एसेट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये 9th टैक्स एमनेस्टी स्कीम है। इससे पहले भी यही कहानी हमें सुनाई गई थी। हिंदुस्तान ने जब वो लेकर आए तो 30% टैक्स लिया, 30, हमने 1% लिया। यही फ़र्क है जिंदा कौमों में। इंडिया की जो एमनेस्टी स्कीम 30%। मैं क्या रिकॉर्ड पे क्या एक। दूसरा ये था, जैसे मैंने कहा था 9th थी। अब आपका जो पॉइंट है कि जो दस्तावेजी बना रहे हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि मैंने इनको ये कहा था, मिनिस्टर्स को, पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, कि जनाब आप इससे दस्तावेजी बनाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो 9,000 अरब रुपए की डिपॉजिट है, इस पर आप सूद देते हैं जिसको मुनाफा कहते हैं, उस पर 10% टैक्स कटता है, तो वो उससे डॉक्यूमेंट कर लिया आपने? बस वो तो इनको ये बेनामी, वो बात है किसके नाम का अकाउंट है, क्या डिपॉजिट, वो तो उसको उस डिपॉजिट पे तो ले लेना डॉक्यूमेंट करके। ओके।
वो जो भी जिसके नाम से भी उस पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, उससे तो ले लेना, तो टैक्स तो आ गया ना, फिर वो खुद ही बताएगा जी मेरा नहीं रशीद भाई का है, तो उसको तो नेशनल सेविंग्स में 2300 अरब रुपए पड़ा है, उस पर 10% मुनाफा लेते हैं ना, उस पर एक कैश विड्रॉल पे 0.3% था, वो फिगर आपके पास आती है, तो आपको पता था, तो उसको डॉक्यूमेंट कर लें पहले तो। फिर उस देखिए मुस्लिम लीग का जो मंशूर था जिसकी मैं बात कर रहा था, बताओ मैंने क्या कहा था उनको, आप 25 आदमी बिठा दें, जितना बड़ा आपका स्टूडियो है ना इसमें आ जाएंगे, उनको कंप्यूटर में बैठा दें, प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपके पास है, उसको डाल दें, नाम, NIC नंबर, प्रॉपर्टी आ गया, नेशनल सेविंग के उसमें डाल दें, बैंक डिपॉजिट्स का डाल दें 50,000 से ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज का डाल दें, और उसके बाद उसकी रिटर्न्स के जो एसेट्स हैं उससे कंपेयर कर दें, जो बचता है उस पर टैक्स ले लें, तो 2000 अरब रुपये आपको टैक्स मिल जाएगा एक साल में एडिशनल। वो 2000 अरब रुपये आपको आज मिल गया एडिशनल, मईशत डॉक्यूमेंट हो गई। वो करने के बजाय आप ये कह रहे हैं ये एमनेस्टी ले लो, और 2018 तक आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो इनकी नौकरी खत्म हो चुकी होगी, दोबारा आएंगे तो एक तो ये नहीं चले नहीं जाएंगे, काफ़ी चांस होगा, तो फिर नए सिरे से खेल शुरू होगा। तो एक तो ये क्यों नहीं किया कंसेल इनकम वाला जो इनके उसमें था। दूसरा, जो FBR के चेयरमैन ने सेनेट कमेटी में एक बयान दिया था कि अगर 111 सबसेक्शन 4 ख़त्म कर दें इनकम टैक्स का, चोरी पे रेमिटेंस पे सवाल नहीं पूछते, तो वो कहते हैं 3000 अरब रुपये हमारी आमदनी बढ़ जाएगी टैक्स की। सिर्फ ये ऑर्डिनेंस ख़त्म करने की, ये ऑर्डिनेंस की ये 111 सबसेक्शन 4 से अगर ख़त्म कर दें, उसमें ये होगा कि चोरी के पैसा जब घूम के आएगा उससे नहीं पूछेंगे, तो पूछ लो। तो अगर आपको 3000 अरब रुपये मिलता है और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती है, तो आपको दर्द क्यों होता है, कर लें। मैं तो नहीं कह रहा 3000, तो FBR के चेयरमैन ने कहा। दूसरा, जिसको आप रिप्रेजेंट करते रहे हैं, ओवरसीज चैम्बर जो है बैरून, जिन्होंने यहाँ सरमायाकारी की है, 34 मुल्क हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हर किस्म की आमदनी पे आप टैक्स लगाएं तो आपकी आमदनी में टैक्स की 3000 अरब रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो यही दो काम कर लें बस। अगर मैं आपकी जो हमने अभी बात की है 3000 अरब जो है हमारा सिर्फ उससे आ सकता है अगर हम ये टैक्स जो एक 111 का सेक्शन खत्म कर दें, 2000 ये 5000 अरब ये हो गए। उसके बाद हमने एक बात डेट के ऊपर भी जो की, तो अराउंड 9000 अरब 10,000 अरब रुपए तो ऐसे ही हम अपने रेवेन्यू बेस पे ला सकते हैं। यानी इसमें से 5000 जो होंगे परमानेंट होंगे, कुछ वन टाइम होंगे जो वन टाइम ले रहे हैं आप, तो वो जो 2000 अरब वन टाइम होंगे। अब जो परमानेंट है वो 5000 एडिशनल, व्हिच इज स्टिल अ लॉट। बस आपकी किस्मत बदल जाएगी, वो ना वो बदलेगी ना आपकी बदलेगी पाक चाइना कॉरिडोर से, ना LNG से बदलेगी, अगर बदलेगी तो यहाँ से बदलेगी। सही बात है। जो मेजर बेसिक रिफॉर्म्स है दे आर मोर इम्पोर्टेंट। और पैसा आ रहा है ना, देखिए सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है। तो पैसा इतना 3000 के 8000 अरब रुपये आएगा, तो आप क्या करेंगे? तालीम का बजट दुगना कर दिया आपने, सेहत का दुगना कर दिया, अस्पतालों को पैसे दे दिए, ठीक है, पेट्रोल सस्ता करके ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए, दालें सब्जियां गोश्त कम हुई, और क्या होगा मैं आपको बता दूं, साफ़ पानी के लिए आपने उसमें पैसा डाल दिया लोगों को। GST को हमने 17 से लेके 5 पर आ गए, हर चीज़ नीचे चली गई। आम आदमी जिसकी 12-15 तनख्वाह है, उसकी ज़िंदगी में भी फर्क पड़ेगा। और जब करना ये है, ये नहीं कर रहे हैं तो आप इसके अलावा जो भी कर रहे हैं वो नाकाम होगा। और ये एजुकेशन, बेसिक हेल्थ जब इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो करती है। तो बेसिक बिल्कुल। सर, तीसरा जो फैक्टर है वो एक्सपोर्ट्स, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो बुरी तरह से डिक्लाइन पे है हमारे अगर मईशत का देखा जाए। और उसमें जो मेजर ब्लेम आता है वो आता है पावर सेक्टर के ऊपर, कि पावर सेक्टर के जो बिजली लोगों को नहीं मिलती, फिर टैरिफ्स का वो मसला है, फिर इंसेंटिव्स जो चाहिए। सिर्फ मैं टेक्सटाइल का पढ़ रहा था, उनके ऊपर ही अराउंड 25-30% डिक्लाइन तो ऑलरेडी 1-2 साल में उनका ही एक्सपोर्ट्स में आ गया। तो इसके लिए सर थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या इशू है। ये आपने कुछ फैक्टर्स तो बता दिए, एक रह गया जी, वो ये रह गया कि हमारा रुपया जो है ना ओवर वैल्यू, राइट, एग्जैक्टली सही कर दें, राइट। एक तो ये हो गया, सब कुछ करें, कंसेशन से एक ढेले का भी मत दें किसी को, इंसेंटिव्स बेशक ना दें, ठीक है, नहीं बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना। उसके बजाय उसके एनर्जी के रेट्स कम कर दें। मैं अब ये जो इंसेंटिव देते हैं, मतलब एक इंसेंटिव दिया गया था इनको कि आप रिसर्च के लिए पैसा ले लें, वो खा गए। उसके बजाय क्या तुम्हें बिजली सस्ती मिलेगी, इस्तेमाल करोगे, सनत में गैस इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो आप उनको कंजम्पशन की जो चीज़ें वो सस्ती कर दें, लेकिन कैश मत दें। जो सूद पे जो है कहते हैं जो 6% पे कर्जा ले लो, 7 पे ले लो, वो ड्रामा बंद करें। आप इंडस्ट्री चलाएंगे उसमें उसको सस्ता कर दे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक दिस इज द मोस्ट। हम नहीं कर रहे हैं, मसला ये है, बरामदात नहीं बढ़ेंगी इस तरीके से। अब ये जो LNG आपने जो बीच में 2 दफ़े आपने उसका हिंट दिया, उसकी वजह से जो फॉल हो रहा था वो हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश आपसे इतना आगे निकल गया, उस तक आप नहीं पहुंच सकेंगे इनके दौर में।
अगर ये जो मैंने बताया ना कि रुपए को आप एडजस्ट करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को करें, जो हमने इस्लाहत की बात की थी, वरना कुछ इजाफा हो जाएगा, बांग्लादेश से फिर भी पीछे रहेंगे जहाँ कॉटन पैदा नहीं होता, जहाँ कॉटन पैदा ही नहीं होता, एग्जैक्टली वो आपसे आगे है। एग्जैक्टली, इस पर गौर कर लें। और हमारी जो एक्सपोर्ट की फिगर है वो जाली होती है। राइट, अच्छा, ओके, किस लिहाज से, मतलब ये ब्यूरो ऑफ गलत रिपोर्ट करते हैं? नहीं, वो गलत तो कोई नहीं किया करता। मैंने $1 लाख का इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, मैं 20 डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि इंसेंटिव ले लूँ, बाहर से 20 पेमेंट कर देता हूँ उसको। फिर ये रिकॉर्डेड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं है कि हवा में बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा। और आपको मिसाल दूँ, चाइना से जो इम्पोर्ट होती है वो अंडरवाइज, वो तो हेवीली अंडरवाइज है। और जो दुबई वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हैं वो ओवर वैल्यू होती है वो एक्सपोर्ट। राइट, तो वो भी एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने एग्जैक्ट नहीं है। एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी, उसमें ये मुशर्रफ के ज़माने की थी, उसमें लिखा था कि 7,800 अरब का राइज, $7,800 मिलियन का राइज है एक्सपोर्ट में। ओके, $7,800 मिलियन का राइज, उसमें से 5,500 जाली था। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। हाँ, तो 5,500 ओवर वैल्यू था, तो 7,800 में 5,500 कितने परसेंट हो गया? आधे से ज़्यादा 60% हो गया ना। तो बस वो अब आप 50 पकड़ लें। तो ये जो खेल हो रहा है, इसको अगर आप ठीक नहीं करते तो आपको है कहाँ खड़े, आपको तो यही नहीं पता आप कहाँ खड़े। हमें एग्जैक्ट अपना वही नहीं पता, फिगर है क्या हमारा एग्जैक्टली नहीं पता है, मतलब वही जिसको इसमें कई बिलियन डॉलर जो है जाली है। एग्जैक्टली। सर, जो LNG की डील अभी रिसेंटली जिसपे के बड़े एड्स भी आ रहे हैं और एकदम खामोशी हो गई है उसकी, और पहले बड़ा शोर मचा था कि बड़ी अच्छी डील की है, बेस्ट इन द वर्ल्ड, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डेफिनेटली, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि हमको गैस की ज़रूरत थी, उसको लाना तो था हमको, बट ये डील की जो प्राइसिंग है वो कह रहे हैं कि 13.37% ऑफ द ब्रेंट क्रूड के ऊपर उन्होंने उसको पैक किया है, तो ये $4.5-5 बनती है एक्स शिप प्राइस। तो क्या ये जो हमारी लोकल गैस जो है, नेचुरल गैस, उससे वाकई सस्ती है क्या, मतलब इसकी प्राइसिंग वाइज अगर हम देखें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, मतलब एक तो क्रिटिसिज्म होता है, एक होता है फैक्ट को एक्सेप्ट करना। जी, आपके पास तो अब गैस की जो है कहाँ आजकल आपके पास, आपकी प्रोडक्शन कहाँ है? बट ज़खायर तो हैं, आप प्रोड्यूस ना, उसको एक्सप्लोरेशन ना 2 साल में तो एक्सप्लोर नहीं हो गया, वो सही बात। तो इसका मतलब ये है, ये जो एग्रीमेंट है 15 साल का है, उसी पे मेरा एतराज़ है। जी, मेरा तो पहला कहना ये था, मैं प्राइसिंग पे शॉर्ट टर्म मैं कह रहा हूँ आप 3 साल की करते इसी रेट पे करते। बिल्कुल सही। दूसरा ये तक मुझे एक सवाल है कि आप ईरान से क्यों, तकलीफ क्या आपको ईरान से? वो सैंक्शंस का कहते हैं, सैंक्शंस हो गए, अब तो खत्म हो गए वहाँ पे। एग्जैक्टली। दूसरे भी मतलब ये कि कुछ ना कुछ बात तो शुरू करें ना। राइट। दूसरी बात ये थी कि ये उसको नवाब शाह तक लाने की बात कर रहे हैं, पाइपलाइन को। कहीं के लिए नवाब शाह लाना चाहते हैं? आप गवादर पे ले लो ना। हाँ, सही बात। आप गवादर देखिए, ईरान ने तो आपकी सरहद तक दे दिया, आप गवादर पे उससे लेके धंधा शुरू करें। 50 किलोमीटर कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है वो, और वो तो पाइपलाइन का खर्चा भी इतना नहीं है। तो अगर वही, मैं इसलिए प्राइस दे देगा आपको, पैसे दे देगा। प्राइस की बात इसीलिए सर कर रहा था कि जब हम वो पाइपलाइन की कॉस्ट ऐड करते हैं उस गैस में, जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन वाली है, वो इसको कह रहे हैं वो पड़ती 5.5 वहाँ तक। तो अगर पाइपलाइन की कॉस्ट डाल के भी वो टोटल प्राइसिंग उसकी, इससे मेरे ख्याल है, क्योंकि मुझे पूरी प्राइस नहीं पता नहीं मिली। देखिए ना, मैं तो ये तो आज से शुरू हो गई है ना। देखिए, हमें पाकिस्तान का सोचना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं ना, शॉर्ट टर्म में एग्रीमेंट, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल सही है, मुझे एतराज़ 15 साल पर है। बिल्कुल। रेट देखिए, अगर आपको आज से मिलना शुरू हो गया, ईरान कुछ नहीं तो 6 महीने तो लगेंगे ना, अगर आप गवादर पे लेते हैं ना, है ना। तो आप शॉर्ट टर्म कर 1-2 साल 3 साल के लिए सही था, बट लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू लॉन्ग। एग्जैक्टली। और उसके अलावा पार्लियामेंट में लाते हैं, पहले सबसे डिस्कस करते हैं, CCI जो कोई मीटिंग होती नहीं उससे बात करते, सब कुछ करते हैं। नहीं, जब CCI में होती जब क्या होता है, वो सारे पीछे से आप जैसे मिले भी तो जाहिर बात है। एग्जैक्टली, तो फिर जाहिर बात है। सर, ये जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं और जिस तरह की डील्स हम लोग कर रहे हैं, ये LNG पे मेरा जो आपका वाला एतराज़, मेरा भी वही बिल्कुल आपसे टोटली एग्री करूंगा मैं कि ये द लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू, और जो इसके टर्म्स हैं वो ये है कि अगर आप इससे निकलते भी हैं तो यू हैव टू पे फॉर द होल टर्म। ऐसा कुछ इसमें नहीं 10 साल के बाद, 10 साल, मगर 10 साल ही बहुत बड़ा अर्सा है सर। वो 11 हो जाएंगे ना, बिकॉज 10वें साल में आप नोटिस देंगे तो वो 11 साल तक वो जाना पड़ेगा, तो टोटल 11 साल तो है ही हैं आपके। तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक दिस इज अ वेरी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑन पाकिस्तान पार्ट। प्राइसिंग का मुझे नहीं पता कि प्राइसिंग इसी किस तरह, बिकॉज वो प्राइस को अगर शॉर्ट टर्म में हम एक्सेप्ट कर लें सर, वो $7.5 लाख का शिप लेके भी आएगा, उसको वो भी प्राइस फैक्टर इन करनी पड़ेगी हमारी प्राइस में। आप शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आपको रेडी में मिलता है। देखिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा 2% GDP इससे बढ़ेगी। राइट, बढ़ेगी ना। अब ईरान, चाइना को भी तो आपने 27% प्रॉफिट दिया है ना। राइट। अगर आज आपको एक चीज़ मिल रही है, आज मिल रही है तो एग्जैक्टली सही बात है। राइट सर, ये सारे डेट का हमारा इशू सर, एक चीज़ सॉरी, सर्कुलर डेट जो है हमारा, वो दोबारा 650 बिलियन पे आगे खड़ा हो गया है हमारा, और जो हमने 480 दिए थे उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये सर्कुलर डेट जो ये हमारा विशियस सर्कल बन गया, मतलब विशियस, तो ये भी एक
इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ही मतलब चला जा रहा है। 480 से क्या फ़ायदा हुआ था? जब वही कह रहा, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया ना, दोबारा से बिल्डअप हो गया कि वो तो ट्रांसपेरेंट था ही नहीं। एग्जैक्टली किसको दिया था, ऑडिट हुआ था, कहाँ कुछ भी, वो तो बगैर उसके दे दिया उन्होंने। एग्जैक्टली तो ये भी हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक वो है कि ये बनता चला जाएगा। और ये अगर एलएनजी की डील की प्राइसिंग, मैं दोबारा इसलिए उस पर आ रहा हूँ, अगर ये आईपीपीज नहीं लेंगे, जो कि वो कह रहे नहीं ले रहे वो, और जो सीएनजी वाले जो है पंजाब के, वो भी लेने से इनकार कर रहे हैं, तो वो फिर पैसे उनको देंगे नहीं, वो बढ़ता चला जाएगा ये डेट। मेरे ख्याल से देखिए ना, सर्कुलर डेट को इनको IMF के साथ मिली भगत है इनकी, और उसने इनको एक्सटेंशन दे दी है। वो वेवर 14 वेवर दे चुके हैं। 14 वेवर दिए, और इस सर्कुलर डेट में इन्होंने कुछ मीडियम टर्म में उनको अलाउ कर दिया, तो इनका पीरियड गुजर जाएगा। वही बात है, अगर टैक्स का मसला आप हल कर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली सारे मसले। सर ये टोटल जो डेट हमने डिस्कस किया, सर्कुलर डेट, टैक्सेशन, एक्सपोर्ट्स, तो इससे पूरा अगर हम एक, क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम एज वेल, इससे हमारी मईशत को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में नुकसान क्या है इन सारे फैक्टर्स की वजह से? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये है ना कि आपका ग्रोथ रेट इस वक्त 7 मुल्क हैं, जो अफ़गानिस्तान के अलावा जनूबी एशिया के 7 मुल्क हैं, उन 7 में सबसे नीचे हमें ग्रोथ रेट में। अफगानिस्तान के अलावा सबसे नीचे हमें, सबसे नीचे 3 साल का, 2 साल वो जो 1 साल ये है। ठीक है। तो आपका तो जिसकी भी आप तारीफ करें, यू आर द लोएस्ट। ठीक है। और आपका ये बढ़ेगी नहीं, मैंने बताया 50 साल की औसत से कम रहेगी इनके द्वारा। ठीक है, ये तो एक वो चीज़ है। कर्जे आप वापस नहीं कर सकते, और आप इंटरनेशनल खेल के हिस्सा बन रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान। राइट। आपकी सेविंग्स रेट वन ऑफ द लोएस्ट है, क्योंकि बैंक जो है हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं, उन्होंने दूसरा खेल शुरू कर दिया बैंकों ने, वो भी तबाही आ गई। इन्वेस्टमेंट आपका आ नहीं रहा। तो फिर ये जो पाक चाइना कॉरिडोर बनेगी, उससे किस्मत कैसे बदलेगी जब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? वो पैसा कैसे आएगा वहाँ मशीनरी के लिए? उसके लिए वो मजीद कर्जे लेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, वो भी ले लें, लेकिन अगर जो आपको सनती जोन बनाने हैं, जो बलूचिस्तान पोर्ट को डेवलप करके वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी दूर करना है, तालीम को करना है, वो चीज़ें नहीं होंगी तो ये किस्मत नहीं बदलेगी, कमीशन मिल जाएगा आपको बस। राइट। तो ये चीज़ आज आपको समझने की ज़रूरत है। तो हमें जो ख़तरात हैं वो भी समझने की ज़रूरत है। आपके जो रेमिटेंसेज हैं 20 अरब डॉलर की हैं साल की, उसमें से 10 अरब डॉलर जो है वो UAE और सऊदी अरब की हैं, जो अब मुसीबत में आ गए हैं वो ऑयल की वजह से। एग्जैक्टली। दूसरे, अगर अमेरिका आपसे नाराज़ होता है और इनसे को कहता है कि जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये 20 अरब यहाँ से नहीं आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। वहाँ भी कहीं और से आते हैं, वो हमें बेचते हैं। उसका एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा 20, देखिए सऊदी अरब और ये से 10 अरब डॉलर कैसे आ सकते हैं साल के? आपको भी पता, मुझे भी पता। एग्जैक्टली। तो ये चोरी का पैसा आ रहा है। तो एनी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के तहत उस पर पाबंद, अगर वो कैप होता है तो फिर ये इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ चंद अरब डॉलर का पड़ गया, तो हम तो 500 मिलियन डॉलर में हिल जाते हैं। तो ये तो आपका बड़ा अमाउंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है रेमिटेंस का। और उसी के अब अगर आप 111 सबसेक्शन 4 लाएंगे तो भी रेमिटेंस इफेक्ट होगी। वो नहीं लाते तो आपकी मईशत इफेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये कि आप एक खेल कर रहे हैं, हमारे कोई फुटिंग नहीं है। राइट। और ये ख़तरे का एहसास जब होगा कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और टैक्स और करप्शन का एलिमिनेशन, ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों पे आप काम नहीं कर रहे हैं और अगले 3 साल भी नहीं करेंगे, तो कैसे ग्रो करेंगे आप दावे जो चाहे कर लें। एग्जैक्टली। आप चैनल्स पे बैठ के तारीफ भी कर लें। मोस्टली एंकर जो है वो लड़ा बिढ़ा के अपना टाइम गुजार देते हैं, लेकिन इन 4 चीज़ों पे तो बात नहीं कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। तो फिर कैसे? मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल एलिमेंट, मतलब हमारी सर्वाइवल का क्वेश्चन है। आवाम को छोड़ दें, एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान, खुद मुख्तारी ख़त्म, न्यूक्लियर, राइट, इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। आप एजुकेट करेंगे। राइट, एग्जैक्टली। सर ये जो खतरात हैं जो इस वक्त आपने हाईलाइट किए, जो हमारी इकोनॉमी को नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों की वजह से, और शुरू में हमने हर एलिमेंट को डिस्कस करते हुए देखा भी कि 1, 2, 3 हम क्या कर सकते हैं। तो GDP का जो टारगेट जो गवर्नमेंट सेट करती है हर साल बजट बनाते हुए, अब ये 5.5% इन्होंने रखा था इस फिस्कल ईयर के लिए, जिसको ऑलरेडी IMF ने अपने 10वें रिव्यू में कह दिया कि 5.5% नहीं होगा। तो ये कोई बीइंग अ सीनियर, आपकी इतनी नज़र इकोनॉमी पे, ये GDP का जो टारगेट रखती है गवर्नमेंट, ये किस बेस पे रखती है? ये मतलब इनके दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं? एक समझ लें कि एक नॉर्मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट, जो मैं अगर एक नॉर्मल फंक्शनिंग गवर्नमेंट की बात करूँ, तो वो कैसे सेट करती है कि GDP हम इतना करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनका कौन सा हदफ हासिल होता है जो आप GDP का क्यों कह रहे हैं? टैक्स का भी नहीं होता, राइट, इन्वेस्टमेंट का भी नहीं होता, डोमेस्टिक सेविंग्स का भी नहीं होता, बजट डेफिसिट का भी नहीं होता। तो टैक्स तो कोई भी टैक्स का भी नहीं, कोई भी हदफ हासिल नहीं, तो ये भी नहीं होता। इनको ये देखना होता है कि जो पिछला है, जब हम आए थे उससे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जाएँ, और जो ये अचीव करते हैं, आपके ख्याल से वो होता है क्या? देखिए, आपको यकीन आना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का जो ग्रोथ रेट था, उस ग्रोथ रेट को इन्होंने 2 साल बाद रिवाइज़ किया है। 2 साल बाद आके कम कर दिया, तो कम तो 6 महीने बाद होता है। तो ये भी जो आप कर रहे हैं ना खेल, ये है नहीं।
राइट। और ये तो ये हमने कहते 3.7 लिया, इन्होंने 4.2 कर दिया, अब आगे जाके 5.5 रखा, ये होगा 4.5, ऐसे कर कर आके ये अब एनर्जी के साथ ही इसको कुछ बढ़ा के जाएंगे, अगले साल वो फिर गिर जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन एनलाइटनिंग डिस्कशन। बड़ा हमको मतलब इसमें कोई अच्छी खबर बताने वाली नज़र तो नहीं आई ज़्यादा वैसे, बट ये तो आपने शुरू में आपने अच्छी बताई थी कि ये पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी, हमारे लोग काबिल हैं, अल्लाह ने हमें वसाइल दिए, सारी अच्छी चीज़ बिल्कुल अच्छी बात से हमारे किस तरह उसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम आपने देखा, थिंग्स दैट वी हाईलाइटेड आर द रियल थिंग्स। इसमें ये नहीं कि हम किसी हुकूमत की बुराई करने के लिए या तनकीद करने के लिए, सारे जो बात की गई वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे की गई कि हमारे जो कर्ज़जात का जो बढ़ाव का रुझान है वो हमें किस तरफ ले जा सकता है, वो भी हमने डिस्कस किया। मुझको तो उसको दोबारा कहते हुए भी डर लगता है कि इट कैन रियली कम एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क टू आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम एज वेल। और ये अल्लाह करे कि हम इससे किसी तरह से बच जाएं और हमारा ग्रीस या उन मुल्कों वाला हाल ना आए। और जो हमारे एक्सपर्ट ने टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो हमने 2-3 चीज़ें लिस्ट डाउन की कि हम 8,000 अरब रुपए तो इमीडिएटली विद इन अ ईयर हासिल कर सकते हैं, जिसमें से 5,000 अरब जो है वो रेकरिंग हमारा एक रेवेन्यू बेस बन सकता है। तो आई थिंक जब ये चीज़ें हम बैठ के डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि हुक्मरानों को और लोगों को आगाही दी जाए कि हम क्या चीज़ें सही कर सकते हैं फ़ौरन और क्या चीज़ें रोक के अपने मईशत को हम सही डगर में डाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको जो है वो जो हमारे करप्शन और हमारे जो इकोनॉमी के लूप होल्स हैं उनको फिक्स करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद अ न्यू टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।